हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेट बज़र यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? मैं एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता ही है, हम सीटेट का जुलाई का 2019 का पहले पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज पेपर 2 का जो सीडीपी का सेक्शन रहेगा, उसी को हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेम उसी तरह इसको भी हम जो है 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग आपके सामने पार्ट 1 रखने जा रहा हूँ। तो ठीक है जी, इसी को स्टार्ट करेंगे। बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे सीटेट की पहले सारे के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अपलोड करने जा रहा हूँ। एंड फिर जो है दूसरी जो सीट्स हैं, अदर सीट्स हैं, चाहे वो पंजाब सीट के टीईटी के एग्जाम्स हैं, चाहे हरियाणा टेट के हैं, चाहे यूपी टेट है, चाहे किसी भी और सीट के टीईटी के एग्जाम है, तो उन सभी को मैं बाद में टारगेट करने वाला हूँ। क्योंकि ये मेन यही है जिसके आधार पे ये जो है टीईटी के एग्जाम्स अदर स्टेट्स के भी जो है कॉपी किए जाते हैं। तो जरूर इसी को कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आप ही के सामने है, इसमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इफेक्ट इंडिविजुअल्स। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। देखो, ओनली पर्यावरणीय कारक तो राइट नहीं होगा ना, ओनली एनवायरमेंटल फैक्टर तो रॉन्ग है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में तो एच इंटू ई की बात आती है। ये हम सभी को पता है कि हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट ही एक पॉइंट है जिसके आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा होते हैं। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। शरीर और एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। नहीं, ये भी एक राइट ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है अपने को, यहाँ पे अभी तक कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड characteristics as well as environmental factors and their interplay। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जिसमें दोनों की बात हो रही होगी। जैसे कि हमने पहले भी क्लियर किया, एच इंटू ई से ही पैदा होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शंस के साथ ही पैदा होते हैं। तो ये उसी के आधार पर ये पॉइंट आप ही के सामने था। तो यही बिल्कुल एक बेस्ट पॉइंट था। ओनली यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट में देखेंगे तो ओनली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मींस वंशागत विशेषताओं की बात की जा रही है, तो ये भी रॉन्ग आंसर रहेगा। तो नंबर 3 जो है यहाँ पे एक बेस्ट आंसर है, जो कि आप ही को भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विकास का एक जो सिद्धांत है वो एक नहीं है। तो देख लेते हैं इसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है फिर यहाँ पे राइट रहने वाली है। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। विकास तुलनात्मक रूप से एक जो है क्रमिक होता है। तो बिल्कुल हम जानते हैं विकास के लिए सेफेलोपोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स की बात आती है। तो बिल्कुल जो डेवलपमेंट है एक ऑर्डर में चलती है, जिसमें हम सेफेलोपोडल ट्रेंड में हम जानते हैं कि विकास हेड टू फुट होता है, सर से पाम की ओर होता है। तो वो बिल्कुल एक पॉइंट राइट है। प्रॉक्सिमोडिस्टल है, पेट से मध्य से सेंटर टू आउटर है, या बैकबोन से शुरू होने वाला विकास है, वो एक राइट पॉइंट है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। आपने को तो ये बताना है कि कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है, तो यहाँ पे तो ये हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ये भी एक राइट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट है वो ओवर अ पीरियड जो है ऑफ टाइम के साथ साथ मीन्स वो चलती रहती है, बट एंड धीरे धीरे वो सब चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। Exact course and nature of development is determined at the time of birth itself। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। अभी ये कौन सा एक राइट पॉइंट है जी? यहाँ पे तो बात की ये होगी ना फिर कि एक पर्सन की लाइफ में ओनली हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं फिर इनके अकॉर्डिंग। तो ये तो एक रॉन्ग पॉइंट है। अभी अभी आपको इन्हें फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा है जो इसी के प्रिंसिपल के आधार पे था कि डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। तो विकास बराबर में जत, जिसको हम जो है वंशागत कह देते हैं वैसे, एंड इनटू एनवायरनमेंट, तो वो एक राइट पॉइंट रहता है। बट यहाँ पे तो ओनली जो है हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये रॉन्ग है। लास्ट पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो ये भी बिल्कुल एक राइट आंसर है, प्रिंसिपल है कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। इसमें कोई रॉन्ग आंसर थोड़ी ना है, बिल्कुल राइट है।
तो बाकी जो एक यहाँ पे रॉन्ग प्रिंसिपल था वो नंबर 3 ही था, जो आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्या पूछ रहा है, चाह रहा है, देख लेते हैं। Several research studies show that teachers have more overall interactions with boys than girls. What is the correct explanation for this? अनेक शोध अध्ययनों से ये पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, ज्यादा इंटरेक्शंस करते हैं बॉय से कंपैरेटिवली गर्ल्स। तो इसका सही विवेचन यहाँ पे क्या है? तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल दिख गया होगा, जो कि बिल्कुल एक राइट आंसर है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायसनेस इन टीचिंग। ये जो है शिक्षण में एक लिंग पक्षपात का जो है एक उदाहरण है। तो ये एक बिल्कुल एक बेस्ट आंसर इसके लिए, एंड एक काफी एक बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, तो देख सकते हैं काफी वैसे तो इजी भी था। एंड ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को भी क्या बोलना चाह रहा है, अपने से क्या पूछना चाह रहा है, देखते हैं जी। Which of the following is central to the concept of progressive education? अभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को वैसे भी सीटेट में, सीटेट के पेपर्स में तो वैसे भी बहुत हाईलाइट किया जाता है, और जरूर देखते हैं, हर बार एक आध क्वेश्चन तो जरूर से आता ही आता है, दो भी आ जाते हैं कई बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में जो है प्रमुख है या एक सेंटर में रहते हैं, उस पॉइंट को रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। तो ये जॉन डी इसी आधार पे बच्चों को जो है एजुकेशन दिया करते थे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक मेन एम था कि जो है बच्चों की कैपेबिलिटी पे जो है या क्षमता पे एवं उनकी संभावना में विश्वास करें, एंड उनको खुद का सीखने का मौका दें। एंड इवन वो तो ये भी बात करते थे कि बच्चों को अपने लिए प्लान भी खुद करने थे कि बच्चों ने सीखना भी क्या है। एंड अगर बच्चा वो खुद अपने लिए प्लानिंग नहीं कर पाता, तो फिर तो एक आप प्रॉपर सिस्टम जो है बच्चों पे अप्लाई कर ही सकते हैं, अदरवाइज वो एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बेस्ट आंसर जो कि आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है बेस्ट आंसर है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके के सामने। व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ गया अपने सामने। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? जो दृश्य रूप से बाधित बच्चे हैं, विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके साथ यहाँ से टीचर क्या एक बेस्ट पॉइंट यहाँ से चूज कर सकता है उन्हें अनुदेशन करने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने के लिए? तो देखते हैं, फर्स्ट है यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस। नहीं, ये तो वैसे ही रॉन्ग है ना जी, कि दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करें, वो बच्चे तो वैसे ही नहीं देख पाते हैं, तो ये तो एक रॉन्ग आंसर है। फिर सेकंड की ओर बढ़े तो ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली। अभी देखो यहाँ पे भी वॉच की बात आ गई कि स्व अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। अभी ये तो अपने को पहले से क्लियर कर दिया गया है कि वो विजुअली चैलेंज्ड है। अभी हम इसकी ओर बढ़ेंगे तो ये तो फिर वैसे ही रॉन्ग है। आगे देखते हैं, फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली जो है वर्कशीट्स। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान देना। नहीं जी, आप ये कर ही नहीं सकते, वो विजुअली चैलेंज्ड है। अभी लास्ट ऑप्शन एक बिल्कुल एक राइट आंसर है कि स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, कि स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए आपको, क्योंकि वो बच्चे सुन तो सकते होंगे, काफी चांसेस है कि वो, ये थोड़ी ना आप अपने को बताया जा रहा है कि वो डेफ हैं, बहरे हैं, तो ये तो नहीं है ना, कोई कंडीशन थोड़ी ना रखी जा रही है। तो ये यहाँ पे हम ये पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, कि स्पष्ट रूप से आप बोले, उनके साथ क्लियरली स्पीक करें आप, एंड छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को टच एंड फील करवाएं बिल्कुल। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था कि एक तीखे किनारे जो है बच्चों को वो फील करवा रही है टीचर, तो वो बिल्कुल वो कौन से बच्चे हैं प्रॉपर जिनके लिए भी ये सब किया जा रहा है, तो वो विजुअली चैलेंज्ड है और विजुअल इंपेयर्ड बच्चे भी इनको बोल दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने सामने। तो ये 5th क्वेश्चन का तो आंसर नंबर 4 रहा ही अपने लिए। अभी 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए?
क्या उन्हें शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, कि उन्हें सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें डिस्करेज किया जाना चाहिए? तो ये तो एक रॉन्ग आंसर है ना। कि अगर आपको देखो कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल मिल रही है, जहां पे किसी दूसरे के स्पेशली टीचर के सहयोग से आप टीचर आपको गाइड कर रहा है, आप सीख रहे हैं प्रॉपर, उस प्रकार का सीखना हो रहा है। एंड पीयर ट्यूटोरिंग, बिल्कुल बच्चे भी आपस में जो है एक दूसरे को जो है प्रॉपर टीच करते जा रहे हैं, प्रॉपर बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं प्रॉपर। तो ये इनको आप डिस्करेज कहाँ से कर सकते हैं भाई? तो ये तो एक रॉन्ग आंसर है ना फिर। सेकंड है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, शुड बी यूज, शुड बी ओकेजनली यूज, तो ये भी रॉन्ग है कि कभी कभार यूज करें, ये भी रॉन्ग है। थर्ड देख लेते हैं, शुड नॉट बी यूज, ये तो सिंपल ही बता दिया कि प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ये तो तीनों ही रॉन्ग है। लास्ट बिल्कुल एक राइट आंसर है, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए उनको। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। तो सेवंथ क्वेश्चन ये रहा जी आपकी की स्क्रीन पे, देख लेते हैं अभी इसी को। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपने बताना है समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अभी आप देख सकते हैं इसी पेपर में एक सेकंड क्वेश्चन आ गया जी इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? तो इंक्लूसिव क्लासरूम में समावेशी कक्षा में सबसे क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे? फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कि एक मानकीकृत आप परीक्षण रखें एंड उसी का प्रयोग करें, तो ये तो रॉन्ग है जी। सेकंड है प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए, तो नहीं जी, ये भी रॉन्ग आंसर है। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, बिल्कुल एक राइट आंसर है। चाहे आप मींस बच्चों को, चाहे काफी काउंटिंग में है वैसे तो आरटी प्रॉपर अभी रेशियो बताता ही है अपने को। तो उन सभी बातों के आधार पर हम अगर बात करें, तो हर एक बच्चों के लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है, हर एक बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ताकि बच्चों, देखो आप बच्चों के लिए जब आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आपकी टीचिंग तो अपने आप इफेक्टिव हो जाने वाली है ना। क्योंकि आप जो ध्यान में रख रहे हैं किन बातों को, वो आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि जब आप हर एक बच्चे की नीड्स को क्लियर करते हुए लेसन प्लानिंग करेंगे, तो देखो आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव होगी और बच्चों के लिए लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये काफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बिल्कुल एक राइट पॉइंट है, जहां पे आप हर एक बच्चे के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा जी। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस क्या है ना, अभी एक ही प्रकार के जो है नियम आप सभी पे अप्लाई करते जा रहे हैं, कि आपने माना कि बच्चे इस प्रकार से सभी इसी प्रकार से सीख सकते हैं, और उन्हीं को आप वाक्य में अप्लाई करते चले जा रहे हैं। देखो कई कबार तो हो सकता है, बट हर बार ये आपको परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं देने वाला, तो ये आपके लिए प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देगा। फिर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग है, कि एक ही प्रकार के नियम आप सभी बच्चों के लिए रख रहे हैं एंड उसी प्रकार से आप सभी के लिए प्लानिंग करते हैं, कुछ आप उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रख रहे, तो ये तो लास्ट वाला तो वैसे भी रॉन्ग है। नेक्स्ट एट क्वेश्चन है विच, एंड ये क्वेश्चन वैसे काफी बढ़िया लगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वैसे ये थोड़ा सा सिंपल भी रहा था, बाकी देख लेते हैं। Which of the following is a correctly matched pair of learners and their primary characteristics? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से कौन सा एक जो है सही युग्म है? मींस आपको बताना है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं एंड प्रॉपर कुछ लर्नर्स दी गए हैं, कि उनमें से किसके साथ कौन से लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं, तो वही आपको बताना होगा जी। फर्स्ट है डिस्लेक्सिक लर्नर्स हैं, जो कि उनके लिए बताया जा रहा है कि जो पठन क्षमता वाले बालक हैं, वो लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, बिल्कुल यही एक राइट पॉइंट है। कि जो डिसलेक्सिक चाइल्ड होते हैं, वो देखो मेनली तो इनके लिए रीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट देखो जिस बच्चे को पढ़ने संबंधी जो है प्रॉब्लम्स है, रीडिंग डिसऑर्डर है, तो देखिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही है ना लैंग्वेज स्किल्स, चार स्किल्स। अभी जिस बच्चे को लिसनिंग, जिस बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे भी बात की जा रही है, उसको राइटिंग फ्लुएंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती, बट ये कोई कंडीशन नहीं है ना, बट हो सकती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही बिल्कुल एक राइट पॉइंट था यहाँ पे जो अपने को मैच करना था। बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं उन्हीं को भी। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव होते हैं एंड स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, देखो नहीं जी ये रॉन्ग है। एंड हाइपर एक्टिव होते हैं एडीएचडी चाइल्ड, जो कि आपको नंबर 3 में दिया गया है। अटेंशन डेफिक लर्नर्स, तो ये बच्चे बिल्कुल जो है हाइपर एक्टिव होते हैं, एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे वैसे बताया जा रहा है हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन, नहीं चाहिए, एडीएचडी वाले बच्चे पर लॉन्ग टाइम तक अटेंशन पे नहीं कर सकते, तो ये भी रॉन्ग था। एंड हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कंप्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, तो देखो जी ये हियरिंग इम्पेयर्ड है और आपसे बात की जा रही है कंप्रीहेंड करने की,
विजुअल इंफॉर्मेशन की, तो ये भी एक रॉन्ग था। तो फर्स्ट नंबर ही यहाँ पे एक राइट आंसर के आधार पर था, जो कि अपने लिए क्लियर भी हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इसके बाद हम और भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड देख लेते हैं फिर। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो दो बातें यहां पर आ गई हैं, ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस। अभी इसकी ओर भी देख लेते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन की ओर। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक योग्यता है? देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिएटिव चिल्ड्रन की, एक सृजनात्मक बच्चे की, तो बिल्कुल ये एक सबसे एक राइट पॉइंट है इन सभी में से। आगे बढ़ चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। अभी क्या बोल रहा है, अपने से क्या पूछना चाह रहा है, देख लेते हैं इसी में। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट। अभी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश मीन जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट है उसके साथ अनुकूल नहीं हो सकता, एंड उसी के साथ हम आगे प्रॉपर नहीं बढ़ सकते, मीन्स अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट वहां पे है। तो अभी देखते हैं इसी के लिए कौन सी ऑप्शन यहाँ पे एक रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि तीन तो राइट होंगी, ये अपने को इससे पता चल चुका है क्वेश्चन रीड करने से। तो देख लेते हैं इसी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको बताई जा रही है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट की बात आएगी तो बच्चों को बिल्कुल एक एक्टिव लर्नर के रूप में काउंट किया जाता है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, जरूर से देखेंगे। फर्स्ट है, students work collaboratively and are given support to engage in task oriented dialogue with each other। तो पॉइंट बताया जा रहा है कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक राइट आंसर है, इसमें तो कुछ भी रोंग नहीं है, और वाइगोत्स्की बिल्कुल इसी पॉइंट का समर्थन करते थे। वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, एंड उनके आधार पर ये पॉइंट बिल्कुल राइट है कि जहां पे विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हुए पाए जाते हैं, कोलाबरेटिव आधार पे जो वर्क करते हुए पाए जाते हैं, एंड आपस में कार्य केंद्रित जो है वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग भी दिया जाता है। आगे बढ़ चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। टीचर्स elect students ideas and experiences in relationship to keep topics and plant teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं एवं और उनके जो है ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षा अधिगम की योजना बनाते हैं। तो ये भी बिल्कुल एक राइट आंसर है ना, कि अगर हम बात करें कि बताया जा रहा है कि जो एक टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रमुख प्रकरणों का के संबंध में विद्यार्थियों के जो विचारों है और अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिर्फ अपनी नहीं चलाई जा रहे, अपनी मनमानी नहीं कर रहे, वो उनको भी विचारों को जो है प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविज्म वाली अप्रोच अपनाई जा रही है, ओनली टीचर सेंटर्ड यहाँ पे नहीं रखा जा रहा, चाइल्ड सेंटर्ड की आधार पे भी बात की जा रही है। आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। Teachers employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on only products rather than processes। ये रोंग है जी। देखो प्रोसेसेस पे आपको फीडबैक देनी होती है, आपको फीडबैक कभी भी प्रोडक्ट्स पे नहीं देनी होती। और देख लीजिए प्रोडक्ट्स क्या होता है ना, जब रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखो आप खुद सोच के देखिए, आपको रिजल्ट्स पे फीडबैक चाहिए होती है या आपको प्रोसेसेस पे? बिल्कुल प्रोसेसेस पे चाहिए होती है जी। देखो जब बच्चा सीख रहा है एंड बच्चे की मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, तो उस टाइम पे आपको जो है फीडबैक चाहिए होगी। ठीक है, अभी बच्चे को वो इंप्रूव करवाने के लिए आपको उसको फीडबैक देनी पड़ेगी, एंड वो फीडबैक आपके लिए भी आप कार्य करेगी जब आप एज अ टीचर जो है वहां पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने बच्चों को प्रॉपर सिखाना है। अगर हो सकता है कि आपकी भी करवाए गए कार्य में कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम हो, प्रॉपर स्टूडेंट्स को समझ ना आ पाया हो, तो फीडबैक हर बार प्रोसेसेस पे दी जाती है और प्रोडक्ट्स पे नहीं दी जाती। ये तो वैसे भी एक रॉन्ग पॉइंट था, एंड आप समझ गए होंगे इसको। प्रोडक्ट्स होते हैं एक जस्ट टाइप उत्पादन या रिजल्ट्स कहें या फिर नतीजे बोल सकते हैं आप इनको, तो उनपे कभी भी फीडबैक नहीं होती। तो बाकी यही एक रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल एंड प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज। ये तो बिल्कुल एक राइट है कि विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो बाकी तीनों ही ऑप्शंस राइट थी यहाँ पर। तो ठीक है जी, ये अपने रहे आज के जो है 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड वैसे भी ये सीटेट के 2019 वाले जो है पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए हैं। एंड बाकी के भी पेपर्स जो मैं आपके साथ फ्यूचर में इसी तरह से जो है बहुत जल्दी
डिस्कस कर लूंगा। एंड बिल्कुल आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। एंड फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी जो है वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहने वाली हैं। तो बाकी हम बाकी के भी प्रीवियस ईयर्स के जो है पीएस सेट है, चाहे रीट है, चाहे यूपी टेट है, चाहे एच टेट है, इन सभी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी हम जो है डिस्कस करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स आप ही का है, जो चाहें आप जो है उसमें कमेंट कर सकते हैं। जैसी आपको वीडियो लगी अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर भी करें, मिनिमम अपने 5 फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी इनका जो है वैल्यूएबल वीडियोस का बेनिफिट ले पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपनी जो है नेक्स्ट वीडियोस में एंड नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।